कोई ज़रूरत नहीं है काम पर जाने की, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करें। सुबह उसकी आंख खुली तो वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। बहुत ज़रूरी मीटिंग है मायरा, बहुत ज़रूरी जाना है। हमारी कंपनी में कोई 20% का हकदार आ गया, केस चल रहा है मुझ पर, इसीलिए आज बहुत ज़रूरी है मेरा जाना। उसी से रिलेटेड आज मीटिंग होगी। बस यही एक मीटिंग अटेंड करके घर वापस आ जाऊंगा। मेरा अपना मूड नहीं है आज काम पर जाने का। तुमसे खिदमतें करवा के बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। जल्दी घर आऊँगा ताकि तुम्हें पूरी तरह अपनी खिदमत का मौका दे सकूं। वो मुस्कुरा कर कहता उसके करीब आया था। लेकिन आपको अभी भी बुखार है वारिक, मेरे ख्याल में आपको आराम की ज़रूरत है। आज मत जाएं आप ऑफिस। वो समझा रही थी जब वो उसके करीब आता उसका चेहरा थाम चुका था। उसके हाथ लगाने से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि उसको अभी भी बुखार है। तुमने रात को इतना ख्याल रखा है जाना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी मेरे वापस आने पर तुम मुझे कर देना। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शादीशुदा होने के इतने फ़ायदे होते हैं। उसने एक बार फिर उसके गालों पर लब रखते हुए कहा, लेकिन इस बार उसका हाथ मायरा की नाजुक कमर के गिर्द हिसार भी बना गया था। गर्मी लग रही है। मायरा ने उससे बचने के लिए बहाना बनाया, जाना ये बुखार सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा, तुम्हारा बहाना भारी ना पड़ जाए तुम्हारी नाजुक जान पर। वो पीछे हटता उसे धमका गया, बुखार उतार कर आए फिर बात करेंगे। वो नाक से मक्खी उड़ाते बोली तो खिलखिलाई थी, जबकि उसका ये खिलखिलाना वो इस बार पूरी शिद्दत से खुद में कैद कर गया था। इस दफ़ा उसने बख्शा नहीं था। उसकी छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी वो। बस करे ना, ओके रात को आकर हिसाब किताब करता हूँ तुमसे, वो आईने के सामने आते हुए बोला था। और अगर मैं रात को आपको ना मिली तो? उसकी आवाज़ पर वो मुड़कर उसे देखने लगा। मैं हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार किए बैठा हूँ मायरा, लेकिन दूरी नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से होने वाले वार के लिए तैयार हूँ। वो पुरसकून अंदाज में बोला, कैसा वार? मायरा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वही जो तुम आज करने वाली हो जाना। छोड़ो फजूल बातों को, तुम्हें मुझसे दूरी किसी किस्म पर नसीब नहीं होगी, याद रखना। वो मुस्कुराकर कहता कमरे से निकलने लगा था, जब मायरा का दिल पीछे बहुत तेज़ी से धड़का था। न जाने क्यों उसे डर लग रहा था, कुछ गलत होने का डर। वो सब कुछ जानती थी, अनजान सिर्फ हम थे। क्या क्या नहीं सोच लिया था हमने, और क्या हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इन सब चीज़ों में हम ही बेवकूफ़ थे सिर्फ, और हम बेवकूफ़ ये समझ रहे थे कि हम उसे बताकर तायश को नौकरी से निकलवा देंगे। वो कमरे में दाखिल होती ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी, हाँ पता चल गया है मुझे कि वो सब कुछ जानती थी। अब बस कर दो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हाथ से फिल्म निकल जाएगी। तुम तो बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है तायश की ज़िंदगी में किसी और लड़की का होना। समझ रहे हो तुम? मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर तायश की ज़िंदगी से बाहर चाहिए। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही उसे। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत है मैं दूंगी, लेकिन वो लड़की किसी भी कीमत पर तायश की ज़िंदगी से दफ़ा हो जानी चाहिए। तुम्हें बहुत बड़ा एक्टर बनना है ना, मैं बनाऊंगी तुम्हें। मैं अपने डैड की सबसे बड़ी फिल्म तुम्हें दिलवाऊंगी। बस उस लड़की को तायश की ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। वो पागल हो रही थी, अजीब जुनूनी अंदाज में उससे बोले जा रही थी, जबकि वो तो उसकी ऑफर पर अश अश कर उठा था। अपनी बात पर कायम रहना क्रिस्टन, उस लड़की को मैं तायश की ज़िंदगी से बाहर कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी बातों से अब पीछे नहीं हट सकती हो। याद रखना, तुम्हें वो तायश इब्राहिम चाहिए ना, मैं उसे तुम्हारा होने पर मजबूर कर दूंगा, किसी भी कीमत पर मैं ला कर दूंगा तुम्हें। उस लड़की को मैं उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल करूंगा, लेकिन तुम्हारे डैड की नेक्स्ट फिल्म का हीरो तुम मुझे ही बनाओगी। वो जैसे उसे वादा लेना चाहता था, जबकि क्रिस्टन की हालत ऐसी थी कि बस उसे उम्मीद की कहीं से एक किरण नज़र आ जाए। मुझे मंजूर है, जो तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे वही होगा, बस तुम मेरा ये काम कर दो। वो उससे डील कर रही थी, जबकि उसकी ऑफ़र पर वो खुश होते उसकी बात मानने को तैयार हो गया था। उसने क्या करना था, कैसे करना था, वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उस लड़की को वो तायश की ज़िंदगी से दूर करने वाला था, और वो भी किसी भी कीमत पर। ताश फैन, आप सिर्फ किचन गंदा कर रहे हैं, बाहर आए, मैं खुद बनाऊंगी खाना। वो जब से घर आया था उसे किचन से निकाला हुआ था, और आज वो खुद उसके लिए कुछ बनाने में मसरूफ़ था। वो खाना कम बना रहा था, किचन ज़्यादा गंदा कर रहा था, और ये सब कुछ हुआ भी सिर्फ उसी की वजह से था, क्योंकि उसने घर आने से पहले उसे फ़ोन करके कहा था कि कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं खाना बाहर से लेकर आऊँगा। अगर उसे अंदाज़ा हो जाता कि खाना बाहर से लाना वो भूल जाएगा तो वो खाना कब की बना चुकी होती। ताश फैन के मुताबिक गलती उसकी अपनी थी कि वो वादे के बाद भी खाने के लिए कुछ नहीं लाया था। अब वो उसे बाहर चलने की ऑफ़र कर रहा था, जिस पर उसने साफ इनकार कर दिया था,
और जब वो उसके आने पर खुद खाना बनाने लगी तो ताशफैन ने कहा कि गलती उसकी है, तो अपनी प्यारी सी बीवी को खाना भी खुद ही बनाकर खिलाएगा वो। आज वो पहली बार अपने हाथों से उसके लिए कुछ बना रहा था, लेकिन तनावुश को इस बात की खुशी से ज़्यादा किचन गंदा होने का दुख खाए जा रहा था। अभी सुफ़ा तो उसने कितने अच्छे से किचन को साफ़ किया था, एक एक चीज़ को चमका कर रखा था, और अब वो हर चीज़ की हालत बिगाड़ चुका था। डार्लिंग, तुम्हें क्या मेरे टैलेंट की कदर नहीं है, या तुम्हें शक है मुझ पर कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना नहीं बनाऊंगा? वो उसे अपनी कसम देकर बिठा रहा था कि वो किचन के अंदर कदम नहीं रखेगी, इसीलिए वो किचन से बाहर खड़ी उससे बातें करते किचन की हालत देखकर कुढ़ रही थी अंदर ही अंदर। मुझे आपके टैलेंट पर पूरा यकीन है, कोई शक नहीं है मुझे आप पर। आप यकीनन बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, लेकिन आप फैलावा भी बहुत ज़्यादा करते हैं ताशफैन। मैं कैसे समेटूंगी सब कुछ? और फिर खाना खिलाने के बाद तो रोज़ की तरह आपका रोमांटिक मूड ऑन हो जाना, और आप मुझे कोई काम करने भी नहीं देंगे। सुबह मुझे कॉलेज जाना होगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। वो मिन्नतें कर रही थी। हाय, तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल लूट लेती हैं, कितने अच्छे तरीके से जानती हो ना मुझे। वो किचन से बाहर आता, उसका चेहरा थामता, उसके गालों पर बोसा देता, वापस अंदर चला गया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो जान, रोमांटिक मूड होने से पहले तुम्हारा किचन तुम्हारे शीशे की तरह चमकता नजर आएगा। वो हांडी में चमचा हिलाता एक बार फिर बाहर आया, जबकि उसके इरादे उसे काफ़ी खतरनाक लगे। अब आप अपने खाने पर ध्यान देना प्लीज़, बार बार क्यों बाहर आ रहे हैं? वो पीछे हटते हुए बोली तो उसके घबराने पर ताशफैन का कहकहा बेसाख्ता था। जानू, मैं ग्लास बाहर टेबल पर भूल गया था, वही लेने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? वो उसका हाथ थामते उसे बाहर सोफे तक लाता, टेबल से ग्लास उठाते उससे पूछने लगा, अब अगर मैं इनकार करूंगी तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे। मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लगते ताशफैन, उसने पूरी ईमानदारी से बताया था। यार, इसीलिए तो पागल हो रहा हूँ ना मैं तुम्हारे इश्क में। वो अचानक उसका चेहरा थामता, उसके माथे पर लब रख चुका था। अब जाकर खाना बनाए। वो उसके सीने पर हाथ रखते बड़ी मुश्किल से उसे पीछे करने में कामयाब हुई थी। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? वो घूरते हुए बोला तो तनावुश फौरन सोफे पर जगह संभालते रिमोट लेकर टीवी ऑन कर गए। पहले नहीं दे रही थी, लेकिन अब दे रही हूँ, मुझे भूख लगी है, जाकर खाना बनाए। आपकी वजह से अब तक खाना नहीं खाया मैंने, उसने ज़रा नखरे दिखाते हुए नाज से कहा, जबकि उसके इस अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए सर को खाम देता किचन की तरफ बढ़ा था। मलका आलिया, बस थोड़ी देर में आपका खाना हाजिर होता है, आप तब तक टीवी देखिए, बाकी बातें हम खाना खाने के बाद करेंगे बेडरूम में जाकर। वो किचन की तरफ जाते हुए ऊंची आवाज़ में बोला, उसे बातें करना नहीं कहा जाता, उसने पीछे से बताना ज़रूरी समझा था। जबकि ताशफैन का बेसाख्ता कहका एक बार फिर उस घर के दरो दीवार को हिलाकर रख गया। रात को तफसील से बताना कि इसे क्या कहा जाता है, वो मज़े से बोला, जबकि वो कानों पर हाथ रखती टीवी पर अपनी नज़रें मरकूज कर चुकी थी। वो मज़ीद उसकी बेबाकियां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इब्राहिम घर से निकल चुका है, तुम अपने आदमियों को तैयार रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज इब्राहिम की लाश घर वापस आए। वो गया तो 4 कदमों पर है, लेकिन लौट कर 4 कंधों पर आना चाहिए। उसने उसे फ़ोन करते हुए बेहद सफाकी से कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, जैसा हमने प्लान किया है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। आज इब्राहिम जिंदा नहीं लौटेगा वापस, तुम बस अपने वादे पर कायम रहना। उसने फ़ोन बंद करने से पहले एक दफ़ा फिर उसे उसका वादा याद करवाया। वो इब्राहिम को छोड़ने वाली थी तो उसका भी अब उसके साथ कोई रिश्ता ना था कि वो आप जनाब का तकल्लुफ़ निभाता। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, ये ना हो कि कोई सुन ले। उसने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया, जबकि बदर खान ने फ़ौरन ही उस ट्रक ड्राइवर को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया। वो दोनों ही जानते थे कि आज जो मौका मिला है वो दोबारा नहीं मिलेगा जल्द। इब्राहिम को आज इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत करना पड़ेगा। अगर इब्राहिम मर गया तो उनकी मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। ट्रक ड्राइवर ने फ़ोन उठाया तो उसने फ़ौरन उसे तफसील बताई, जबकि दूसरी तरफ से उसे काम मुकम्मल होने का यकीन दिलाया गया था। उसके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं था। वो जो करने जा रहे थे वो सही है या गलत, उन दोनों को समझने या जानने की कोशिश करने की ज़रूरत ही ना थी। वो अपने मतलब के लिए शायद सही गलत जैसे सारे मराहिल से गुजर चुके थे। वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो कुछ लोग पहले ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। ऑफिस रूम में ही बैठे थे उसके इंतज़ार में वो लोग। साथ ही उसके लीगल एडवाइज़र हाकिम साहब भी मौजूद थे। उसके सेक्रेटरी ने उसे सब कुछ आकर बताया, जल्दी से इस मीटिंग को ख़त्म करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने अपने सेक्रेटरी से कहते अंदर चलने के लिए कहा, जो उसके एक हुक्म पर फ़ौरन ही अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे से ही वो समझ चुका था कि उसकी तबीयत ठीक तो हरगिज़ नहीं है। अगर आज मीटिंग ना होती तो शायद वो नहीं आने वाला था, लेकिन ये मीटिंग भी बहुत ज़रूरी थी, जिसकी वजह से उसका आना भी बहुत ज़रूरी था।
उसने अंदर कदम रखा तो बदर खान और उसके साथ 4 आदमी पहले से ही उसके ऑफिस के अंदर मौजूद थे। वो कुर्सी पर बैठते हुए मीटिंग स्टार्ट करने का ऐलान कर चुका था। बदर खान, जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करो। तुम्हारे इस लीगल नोटिस पर मैं किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था, लेकिन तुमने दूसरी दफ़ा मुझे फिर नोटिस भिजवा दिया। बताओ मुझे कौन से 20% के शेयर्स हैं तुम्हारे मेरी इस कंपनी में जिसके तुम हकदार हो। सबूत पेश करो यहाँ पर। और याद रखना, अगर तुम सबूत पेश करने में कामयाब ना हो सके तो तुम पर जो केस बनेगा ना, वो मेरी तरफ से होगा, और उस केस में कम से कम तुम्हें अपनी कंपनी के 80% शेयर बेचकर भरपाई करना पड़ेगी। वो धमकी दे रहा था। तुम्हें क्यों लगता है वारिक इब्राहिम कि इस दुनिया में दिमाग सिर्फ तुम्हारे ही पास है? और तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम किसी दूसरे की जायदाद पर कब्जा करके बैठे रहोगे और कोई तुमसे सवाल का हक नहीं रखेगा? मैंने किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं किया है। अगर किया है तो सबूत पेश करो। हवाओं में तीर छोड़ना बंद करो और जितना जल्दी हो सके ये किस्सा यहीं पर ख़त्म करो। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं तुम पर बर्बाद करने के लिए। वो काफ़ी उकताया हुआ लग रहा था। तुम्हें मुझ पर ज़्यादा वक्त बर्बाद करना भी नहीं पड़ेगा वारिक इब्राहिम। ये पकड़ो फाइल जिसमें साफ अल्फाज में लिखा है कि तुम्हारी कंपनी में 20% के मालिक मूसा खान है। वो फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जबकि उसने ऐसे अंदाज में उसे देखा जैसे वो इस टॉपिक से आजिज़ आ चुका। तो ये फाइल दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता इस बारे में? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। ये उसके लिए कोई नई बात तो ना थी। वो हमेशा से इस बात से वाकिफ़ था कि उसकी कंपनी में 20% का मालिक मूसा खान है। मूसा खान मेरा भाई है। उसने उसे देखते हुए जैसे बहुत अहम बात बताई थी। वारिक ने कंधे उचकाए। तो मैं क्या करूं? वो उकताए हुए अंदाज में बोला। अच्छा, तो तुम ये कहते हो कि तुम्हें मूसा खान के 20% के शेयर्स चाहिए, लेकिन मूसा खान ने कौन से पेपर्स में इस बात का दावा किया है कि उनके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी? ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं बल्कि मूसा खान की बेटी की है। वो चिल्लाया। तो क्या ये दावा उसका है? वो असल बात पर आया। हाँ बिल्कुल, ये दावा उसी का है। मायरा अपने हिस्से की जायदाद तुमसे चाहती है। तुम्हें उसके हिस्से की जायदाद उसके नाम करना होगी। ठीक है, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो बात ख़त्म करके उठने लगा। लेकिन वो तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो अपने हिस्से की जायदाद चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो अपने बाप की कंपनी खुद संभालना चाहती है। तुमसे अलहदगी भी चाहती है वो। और उसने ये बात तुम्हें कब बताई? वो वापस बैठते हुए उससे पूछने लगा। कल रात तकरीबन 1 बजे, जब तुम बुखार में तप रहे थे और तुमने शायद ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बजाया था। बदर खान ने चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजा कर कहा। अच्छा, तो तुम इस खुशफहमी का शिकार हो कि मैं ये बात नहीं जानता। वो नादान है बदर खान, नासमझ है, गलतियां कर देती है। शोहर का फ़र्ज़ है कि ऐसी बातों को दिल पर न ले और बीवी की हर खता को माफ़ कर दे। वो दिलकशी से मुस्कुराया। मायरा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो उसकी बात का जवाब देने की बजाय अपनी बात करने लगा, क्योंकि उसका सुकून उसका दिमाग घुमा चुका था। वो मेरी बीवी है, यह हमारा पर्सनल मैटर है। अगर इस बारे में उसे कुछ कहना हुआ तो वो मुझसे कहेगी, तुमसे नहीं। तो मेरे ख्याल में हमें इसके यहाँ आने का इंतज़ार करना चाहिए ताकि वो खुद तुमसे बात कर सके। वो उठकर जाने लगा जब उसके कहने पर वापस बैठ गया। वो उससे कुछ पूछना ही चाहता था जब अचानक ऑफिस का दरवाज़ा खुला। उसका नीला दुपट्टा एक लम्हे में वो पहचान गया था। उसने सर पकड़कर अपने गुस्से को ज़ब्त किया और कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाकर दरवाजे की जानिब देखने लगा। गुस्से की शिद्दत से उसके माथे की रगें वाज़ेह होने लगी थी। वो उन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहता था। आओ मायरा बेटा, मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। बदर खान उठकर उसके करीब आया। वो ट्रैफिक बहुत था ना चाचू, इसलिए देर हो गई। मुझे यकीन था आप बात कर चुके होंगे उनसे। उसने अंदर आते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर जगह बनाई। वो खामोश नज़रों से उसे देख रहा था। हाँ बेटा, मैंने बात कर ली है और तुम्हारा मुतालबा भी इन तक पहुंचा दिया है। बदर खान उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। तो फिर आप मज़ीद इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? उसने वारिक की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था डार्लिंग। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? इस सारे मामले को किस तरह से हल करना है? क्या तुम ये चाहती हो कि मूसा चाचू की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी जाए? लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसके बारे में शायद तुम जानती नहीं। हाकिम साहब, इसे वो फाइल दीजिए जिस पर मूसा चाचू के साइन है। उसने हाकिम साहब को मुखातिब किया, जिस पर उन्होंने फ़ौरन ही फाइल निकालकर मायरा के सामने मेज़ पर रख दी। तुम ठीक से इन सारी कंडीशंस को पढ़ो जाना और फिर फैसला करो कि तुम्हें जायदाद चाहिए या नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हारे अजीज़े मन चाचू साहब कह रहे थे कि तुम तलाक का मुतालबा भी कर रही हो। तो मुझसे अलहदगी चाहती हो तुम।
तो इस अलहदगी की मूसा चाचू खुद ही कुछ शराइत रख कर गए हैं जिन्हें तुम्हें अच्छे से समझना होगा। मेरे ख्याल में बिजनेस के मामलात में तुम्हें ज़्यादा वाकफियत नहीं। वो उसका ध्यान फाइल की तरफ लगाता सुकून से बोला, जबकि बदर खान को उसका सुकून ही खटक रहा था। इब्राहिम का बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ था। वो तो अल्लाह की तरफ से बहुत बेहतरी थी कि जानी नुकसान होने से बच गया, वरना एक्सीडेंट इतना शदीद था कि शायद जान बचाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन इब्राहिम ने वक्त रहते अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जैसे ही गाड़ी खाई से नीचे गिरने लगी, गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे कूद गया। सबको ये हादसा लग रहा था, लेकिन इब्राहिम साहब का कहना था ये हादसा नहीं बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। इब्राहिम साहब उस वक्त अस्पताल में दाखिल थे। हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। खुदा का करम हुआ था कि वहाँ उस वीरान जगह पर भी कुछ लोग अपने सैर व तफरीह के लिए आए हुए थे, जिन्होंने उन्हें बर वक्त अस्पताल भी पहुँचा दिया। डॉक्टर के मुताबिक उनकी जान बचाना एक बहुत मुश्किल काम था, जबकि इब्राहिम साहब ने पुलिस को ये बयान दिया कि वो ट्रक ड्राइवर उन्हें जान से मारने आया था, क्योंकि अगर वो जान से मारने की कोशिश ना कर रहा होता तो वो वहाँ से भाग निकलता या फिर उन्हें बचाने की कोशिश करता। लेकिन ये समझ कर के इब्राहिम साहब की गाड़ी नीचे खाई में गिरने से बच गई है, उसी उसने दूसरी दफ़ा उस ड्राइवर ने दूसरी दफ़ा ट्रक को रिवर्स करके उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ लोगों के आ जाने की वजह से उसका प्लान कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने उनका बयान ले लिया था और उस ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी कर। हाय, मुझे तुमसे बात करनी है। वो क्लास के बाहर निकली तो उसे एक अनजान अंग्रेज आदमी नजर आया। उसने पहले उस आदमी को कभी नहीं देखा था, तो उसे पहचानना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। वो उसे इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी, जब अचानक वो उसके रास्ते में हाइल हो गया था। शायद तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ, वो अंग्रेज़ी में कहता उसका रास्ता रोके खड़ा था। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। उसने अटक अटक कर ही सही, लेकिन अपनी बात उसे समझा दी थी। मुझे तुम्हें ताइश के बारे में ज़रूरी बात बतानी है। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा ताकि आसानी से उसकी बात को समझ जाए वो, जबकि उसे यह आवाज़ जानी पहचानी लगी थी। शायद ये वही लड़का था जो उस दिन उसके घर आया था, और उसका ताइश के बारे में कहना उसे अजीब नहीं लगा क्योंकि उस दिन रोज़ भी उसी नाम से उसे पुकार रही थी, और कल जो लड़की मार्केट में उनसे मिली थी वो भी ताशफैन को ताश के नाम से ही पुकारती थी। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? वो सुकून से उससे बात करने लगी थी। इस तरह किसी अनजान आदमी से बात करते उसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो उसके शोहर के बारे में कोई बात करना चाहता था। हो सकता था कि वो ताशफैन का कोई दोस्त हो या उसी के बारे में कोई बात करना चाहता हो। तुम्हारा शोर ताइश तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, उसने बोलना शुरू ही किया था कि जब अचानक पीछे कोई लड़का आ रुका। हे यू, क्या बात कर रहे हो तुम इससे? डैनी काफ़ी सख्ती से उससे बोला, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता उसे गुड बाय कहता तेज़ी से निकल गया। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा लड़की, क्या कर रही थी? इस तरह किसी से भी बात करने लग जाओगी तुम? और वो कोई अनजान आदमी था, हमारे कॉलेज से हरगिज़ नहीं था। डैनी उसे डांटते हुए अपने साथ कैंटीन की तरफ ले जा रहा था। अरे वो मुझसे बात करना चाहता था, पता नहीं क्या बात थी। और तुम्हें पता है उसने ताशफैन का नाम लिया था, वो उसे देखते हुए बोली थी। हाँ, तो कोई भी अगर तुम्हारे शोर का नाम लेगा तो तुम खड़े होकर उससे गप्पे लड़ाने लगोगी। आने दो ताशफैन भाई को, मैं बताता हूँ, उनकी बीवी बिगड़ रही है। वो कैंटीन में दाखिल होते उसे धमकी देने लगा। हाँ हाँ, तुम शिकायत लगाओगे और वो तुम्हारी सुन लेंगे, वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोली, जबकि डैनी उसके लिए कुछ ऑर्डर करता उसके पास ही बैठ गया। हाँ, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम्हें खुद एहतियात करनी चाहिए। आइंदा कोई ज़रूरत नहीं किसी से बात करने की। कोई भी मुखातिब करे तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। ये ज़माना नहीं है यूं खड़े होकर किसी से बात करने वाला। और वैसे भी ताशफैन भाई को बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी और से इस तरह से बातें करो। इस तरह से तो क्या, तुम्हारा तो यूं किसी के बारे में भी बात करना उन्हें पसंद नहीं। वो तो चाहते हैं कि उनकी बीवी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचे, उन्हीं से बात करे, उन्हीं के बारे में बात करे। अब वो अचानक उसे छेड़ते हुए बोला तो तनावुश के गाल लाल होने लगे। उसने अगले ही लम्हे बुक उठाकर उसके सर पर मारी थी, जिस पर डैनी का बेसाख्ता कहकहा निकला। इब्राहिम, आप ना बस थोड़ी सी बात को लेकर बैठ गए। कौन जान से मारने की कोशिश करेगा आपको? ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। और वैसे भी ट्रक बेकाबू हो जाया करते हैं, हर बंदा ट्रक को संभाल नहीं सकता। वो तो शुक्र अदा करें कि आपकी जान बच गई, क्योंकि जितना शदीद ये हादसा था ना, आपकी जान भी जा सकती थी। वो उसे समझाते हुए बोली, क्योंकि आज भी उसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था कि वो जो कोई भी था उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें नहीं पता जाइना इस बारे में कुछ भी, तो तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो किसी पर यूं ही इल्ज़ाम लगा दूंगा। वो आदमी सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है वो हमारे किसी मुखालिफ पार्टी का बंदा हो, हमें खुद एहतियात करनी चाहिए।
इस तरह और कुछ ना सही, कम से कम पता तो चलेगा ना कि आखिर कौन है वो जो मुझे जान से मार देना चाहता है, और मैंने आखिर उसका क्या बिगाड़ा है जो वो इस तरह के कामों पर उतर आया। हम बिजनेसमैन हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करते कि इस तरह कोई भी हमें जान से मारने की कोशिश करे, और ये मामला इतना भी मामूली नहीं कि इसे इग्नोर किया जा सके। इसीलिए इस मामले की जड़ तक तो जाना ही पड़ेगा। तुम भी फजूल में अपने घर से बाहर मत निकला करो। वो अपनी बात खत्म करते उसे भी घर से निकलने पर मना कर चुका था, जिस पर वो सिर्फ पैर पटक कर कमरे से बाहर निकल गई।